बच्चों कैसे हो आप सब। आज की जो वीडियो है इसमें मैं क्लास 8 का चैप्टर 4 लेकर आई हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा चुंबकीय प्रभाव क्या होता है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। यह है हमारा पहला प्रश्न। व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। परिपथ में जब धारा प्रवाहित करने पर कंपास की सुई अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है तो यह दर्शाता है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पैदा करती है। When current flows through a circuit, a compass needle deflects from its original position, then this indicates the electric current produce a magnetic effect। चलिए इसको हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। ये है कंपास, देखी होगी आपने। हमने क्या किया, 2 कीलें ली, ठीक है, और तार बांध दी। और आपको पता है सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने सर्किट को पूरा कर दिया। तो जैसे ही मैंने सर्किट को पूरा किया, सर्किट क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे ही परिपथ पूरा होता है विद्युत धारा बहती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो मैं क्या देखती हूँ, मेरी जो चुंबकीय सुई थी जो नॉर्थ और साउथ में रेस्ट करती थी वो थोड़ी सी विक्षेपित हो जाती है, यानी डिफ्लेक्शन दिखाती है। तो इसका मतलब ये होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो एक चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है, और यही हमारा पाठ है। प्रश्न नंबर 2, ये किसने बताया था सबसे पहले। हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने सबसे पहले ये प्रदर्शित किया कि विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करती है। Hans Christian Ørsted first demonstrated that electric current produce a magnetic field। अब ये जो विद्युत धारा जो चुंबकीय प्रभाव पैदा कर रही है, इसको हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ-कहाँ देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग ये पेपर में आपके 2 नंबर में आ सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत चुंबक बनाने में, जैसा कि हमारे पाठ में ही है, आप ये जो डोर बेल बजाते हो बेटा, जब आप घंटी बजाते हो सर्किट पूरा हो जाता है और वो चीज़ मैग्नेट बन जाती है। मैग्नेट बन के टन की आवाज़ करती है। तो जैसे स्विच को ऑफ करते हो वो जगह मारने वाली जगह से दूर हो जाती है और घंटी बंद हो जाती है। विद्युत मोटर है, विद्युत पंखा है, पंखे के अंदर भी ऐसे ही लगा होता है कि जैसे आप ऑन करते हो तो वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट देता है। मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण पंखे के ब्लेड्स चारों ओर घूमने लगते हैं, ठीक है। और लाउड स्पीकर ये आपके आ सकता है, इसे आप अच्छी तरह से याद करें। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक फैंस और लाउड स्पीकर, इन सब में विद्युत का चुंबकीय प्रभाव प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने एक कुंडली बनाई है। धारावाही कुंडली एक चुंबक की भांति कार्य करती है, जैसा कि हमने अभी बताया था। यहाँ पर 2 की ले ली और यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से तारों को लपेटकर एक कुंडली सी बना ली। विद्युत चुंबक इसे अधिक शक्तिशाली बनाने हेतु इसमें लोहे का क्रोड प्रविष्ट कराया जाता है। अगर इसके अंदर मैं आयरन की नेल डाल देती हूँ तो ये बहुत स्ट्रांग बन जाती है। मैग्नेटिक भार तो ये पहले भी दे रही थी, बट आयरन नेल डालने से इसका चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है चुंबक भी आयरन से बना हुआ है और हमारी धरती भी, उसके अंदर भी आयरन है। आयरन क्या है, एक खुद उसमें चुंबकीय गुण होते हैं, तो चुंबकीय इफेक्ट डबल हो जाता है, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज अ मैग्नेट कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। टू मेक इट मोर पावरफुल आयरन कोर इज इंसर्टेड इनटू इट। पेपर में ये 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। ये देखिए, इसको हम एक सरल प्रयोग से जोड़ते हैं। ये हमारी बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब मैं सर्किट को पूरा कर देती हूँ तो विद्युत धारा जो है वो पॉजिटिव से होती हुई ये तारों का एक मैंने ऐसे कुंडल सा बनाया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है, और ये कुंडल जो है इधर आके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है, तो इस प्रकार से सर्किट पूरा हो रहा है। तो बेटा जैसे ही मैं इसको ऊपर और नीचे से जोड़ती हूँ तो एक विद्युत धारा जो होती है वो इसके अंदर बहती है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, तारों का इस तरह से कुंडल बना लिया। जब मैं कुंडल बनाती हूँ तो हर लूप में, क्योंकि धारा जा रही होती है, हर लूप से धारा जा रही होती है, तो हर लूप छोटा छोटा मैग्नेटिक एक एरिया बनाता है। क्योंकि ये सारे लूप इकट्ठे हैं तो मैग्नेटिक एरिया यहाँ पर प्लस हो जाता है। और अगर मैं इसके अंदर ये आयरन की नेल डाल देती हूँ तो क्या होता है, आपको पता है आयरन जो होता है लोहे की कील, लोहे से बनी है,
वो भी चुंबक के प्रति आकर्षित होती है। तो एक तरह से उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। तो अगर मैं आयरन की कील निकाल के करूं तो 2 या 3 ही पेपर क्लिप्स जुड़ेंगे, बट मैं आयरन की कील अगर बीच में डाल दूं तो मेरा चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बढ़ जाता है और बहुत सारी कील्स होती हैं वो पेपर क्लिप्स जो होती हैं उससे अटैच हो जाती हैं और हमारी मैग्नेटिक कंपास भी यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करती है। When the current flows through the coil, the iron nail become electromagnet. ये जो आयरन नेल है ये क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब मैग्नेट तो आपको पता ही है, मैग्नेट में क्या गुण होते हैं? आकर्षित करने के होते हैं, लोहे को आकर्षित करने। इलेक्ट्रो क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी बनता है जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। अगर मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ या सेल हटा देती हूँ तो ये काम नहीं करता। ये तभी काम करता है जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें होती है। अब हमारा अगला सवाल है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या भी इसके भी चुंबक की भांति दोनों ध्रुव होते हैं? हमने पुरानी क्लास में पढ़ा था कि उसके 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चुंबक की भांति विद्युत चुंबक के भी 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। लाइक अ मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो हैव 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। अगर मैंने एक बैटरी का सेल लगाया है और एक ऐसे कुंडल बनाया है, और अगर मैंने 2 बैटरी के सेल लगाए हैं और ये कुंडल बनाया है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें मैग्नेटिक करंट ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पर धारा जो है वो मैं एक सेल से ले रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक से ले रही हूँ, तो यहाँ पर वो कम जो है वो इफेक्टिव होगी। यहाँ पर 2 सेल जोड़ रही हूँ, 3 सेल जोड़ रही हूँ, तो धारा जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, तो मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अधिक सेल, अधिक विद्युत धारा, प्रबल चुंबक। तो आपने ये याद रखना है, अगर हम सेल की संख्या बढ़ा देते हैं तो विद्युत धारा भी अधिक प्रवाहित होती है, ज्यादा मात्रा में होती है, और वो चुंबक भी हमारा प्रबल बन जाता है। एक से अधिक सेलों वाली बैटरी से बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल और मजबूत हो जाता है, और जो दिक् सूचक होता है यानी कंपास की सुई में अधिक विक्षेपण होता है। और इसके विपरीत यदि मैं एक सेल लगाऊं तो उससे दुर्बल और कमजोर चुंबक बनता है। होप्सो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक सेल की बजाय 2 या 3 सेल से अधिक धारा बहेगी। ये तो था इसका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मैं फेरों की संख्या बढ़ा देती हूँ। सपोज ये देखो, ये मेरा सेल है, मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 कॉइल लगाए हैं और उसको ऐसे जोड़ दिया है, ठीक है, और दूसरे सेल के अंदर मैंने इस तरह से बहुत सारे कॉइल्स बनाए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जितने कॉइल्स होते हैं बेटा, इन सब का एक क्या होता है, एरिया होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे विद्युत धारा जो है वो कम एरिया में कवर हो रही है। यहाँ पे विद्युत धारा देखो, उसको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। तो अगर उसका रास्ते की लंबाई भी ज्यादा होगी तो अब भी मैग्नेटिक करंट जो होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, वो भी ज्यादा होगा। फेरों की संख्या, टर्न ऑफ वायर, तार के फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, चुंबक उतना ही अधिक प्रबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा को एक लंबी तार से गुजरना पड़ता है। तो आपको पता है, मैंने बताया था, जैसे एक कॉइल होता है, जैसे ये कॉइल का एक टर्न होता है तो ये अपना मैग्नेटिक करंट देता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ये अलग देता है, ये अलग देता है। तो जितनी बार वो जाएगा तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जमा होता जाता है। इसलिए फेरे कम होने पर कम धारा का चुंबक बनता है और वो दुर्बल चुंबक कहलाता है। इसी को हम अब इंग्लिश में समझेंगे। मोर सेल, मोर करंट, more stronger the magnet. A battery with the multiple cell flows more current, generating a stronger magnetic field and causing the greater compass needle deflection. Conversely, a single cell produce a weaker magnet. ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरा हम टर्न्स ऑफ वायर की बात करते हैं, जो मैंने अभी बताया। The more turn of wire you add, the stronger the electromagnet become, and fewer turns and less current result in a weaker magnet. तो 2 चीजें हमें याद रखनी है, सेल ज्यादा तो विद्युत धारा ज्यादा, टर्न ऑफ वायर ज्यादा तब भी मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्यों?
ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, ये आपका पेपर में आ सकता है। क्यों लटकता है हमारा जो मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में? वो इसलिए लटकता है बेटा क्योंकि हमारी धरती भी एक विशाल चुंबक की भांति कार्य करती है। पृथ्वी के जो क्रोड होता है, क्रोड क्या होता है, सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम कोर या क्रोड कहते हैं, में उपस्थित पिघले लोहे की गति के कारण, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लोहा तो है बट वो पिघली हुई अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में। तो जब वो गति करता है, इधर से उधर जाता है, तो विद्युत धारा पैदा होती है, और विद्युत धारा पैदा होने के कारण धरती का अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। A freely suspended magnet aligned in the northwest direction. Why? Because our Earth also act like a giant magnet. The movement of molten iron within the Earth core generate electric current, which creates the Earth magnetic field. ठीक है? अब हम इसको जोड़ते हैं बायो से, जीवों से। आपको पता है आर्कटिक टर्न जो होती है वो 35,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव जाती है, फिर वापस उत्तरी ध्रुव चली जाती है। ऐसे ही हमारे देश में भी साइबेरियन क्रेन है, इतनी दूर से ट्रेवल करती हैं। तो ये सब कैसे इनको रास्ता मिलता है? कोई खंबा देखते हैं, कोई पेड़ देखते हैं? नहीं बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से अपना रास्ता ढूंढते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र प्रवासी क्या होते हैं, जो अंडे देने के लिए किसी और स्थान पर जाते हैं पक्षी, और जीवों को लंबी यात्राओं में दिशा ढूंढने में मदद करता है। ये अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक विकिरणों को भी रोकता है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। चुंबकीय क्षेत्र देखो, हमारी धरती का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर सूरज से आने वाली जो पावरफुल सोलर फ्लेयर्स होती है, रेडिएशंस होती है, उससे भी हमें बचाता है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। This magnetic field help the migratory birds and animals in traveling. It protect the earth from the harmful space radiation. Very important है, 1 मार्कर के लिए आ सकता है। अभी अगर हमने बात किया कि जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था वो हमने घंटी में इस्तेमाल किया, विद्युत बेल में इस्तेमाल किया, मोटर में इस्तेमाल किया, पंखे में किया, बट क्या आपने कभी देखा है बड़ी जो मशीनें होती हैं जहाँ पर जंक यार्ड होता है, बहुत सारा कबाड़ होता है, उसमें से वो लोहे को कैसे अलग करते हैं? वो एक लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़े हिस्से को आगे लगा देते हैं और उसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वो मैग्नेट की तरह कार्य करता है और लोहे के बहुत सारे भारी भारी पार्ट्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसे हम कहते हैं उत्थापक विद्युत चुंबक। व्हाट इज लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट? यह क्रेन से लटका हुआ एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है। धारा को प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय बन जाता है। लोहे या स्टील आपको पता है, स्टील वो होता है जिसमें आयरन भी होता है और कार्बन भी होता है, तो ये भी चिपक जाता है चुंबक की तरह। ठीक है, इनकी भारी वस्तुओं को उठा लेता है। इसका उपयोग कारखानों में और कचरा स्थलों में धातुओं को उठाने में, उनको स्थानांतरित करने में और छांटने के लिए किया जाता है। It is a powerful electromagnet suspended from a crane. When a current flows, it acts as a magnet to lift heavy iron. आप याद रखना, जब करंट फ्लो होता है तभी ये मैग्नेट का कार्य करता है, अन्यथा नहीं। And attract iron and heavy steel objects. It is used in factories and scrap yards to efficiently lift, move and sort the metallic objects. अब एक चीज तो हमने सीख ली कि जब मैं विद्युत धारा प्रवाहित करती हूँ किसी परिपथ में तो क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्या विद्युत धारा का कोई और प्रभाव भी होता है? हाँ, अगर आप बल्ब को काफी देर तक कमरे में जला के रखते हैं, बल्ब गर्म हो जाता है ना गर्म। कभी कभी मम्मी कहती है कि पंखा बहुत देर चल गया, बंद कर दो। क्यों? क्योंकि मोटर गर्म हो गई है। इसका मतलब विद्युत धारा अपने साथ हीटिंग इफेक्ट भी लाती है और इसी को हम पढ़ते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? What is the heating effect of electric current? यानी इलेक्ट्रिक करंट जब किसी चीज में दौड़ता है तो क्या होता है? आपने एक चीज देखी होगी, जब हम मिक्सी को ज्यादा देर तक चलाते हैं तो जिसमें मशीन भी तो गर्म हो जाती है, ड्रिलिंग मशीन भी गर्म हो जाती है। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध होता है। से विद्युत धारा का कुछ प्रभाव ऊष्मा के रूप में बदल जाता है, जिसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जितने अधिक सेल, बैटरी, उतना ही अधिक करंट का प्रवाह, उतनी ही अधिक गर्मी। अब होता क्या है, ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आता कैसे? सपोज ये एक
तार है, मैंने यहाँ से करंट को भेजा। अब करंट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अब होता क्या है, हर तार छोटे छोटे अणुओं से, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट से, और वो क्या है, एटम्स। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, क्योंकि हमारी जो बिजली का बहना होता है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये धातुओं के इन एटम से टकराते हैं। टकराने के कारण ऊष्मा में ये कुछ हमारी जो विद्युत धारा होती है वो बदल जाती है, क्योंकि आसान नहीं होता ना निकलना इसके बीच में से, उनको बीच में से निकल के जाना होता है विद्युत धारा प्रोवाइड करने। इसीलिए जब कोई चीज किसी से टकराती है तो ऊष्मा या ताप में बदल जाते हैं वो। ये देखो, इसको हम एक बहुत अच्छी पिक्चर से समझते हैं। ये मैंने लगाया है बैटरी का सोर्स, ठीक है, यहाँ से मैंने एक तार दे दिया। ये तार का भी खास तरह का नाम है, इसका नाम है नाइक्रोम वायर। ये आपको हीटर्स में मिलती है तार, जितने भी सर्दी लगती है ना तो हम हीटर चलाते हैं, वो बिल्कुल लाल हो जाते हैं, सुर्ख लाल हो जाते हैं। तो वो जो तार होती है ना बेटा, वो नाइक्रोम की तार होती है। जलने पर ये बिल्कुल लाल हो जाती है, ये रोशनी छोड़ती है और पीले रंग का प्रकाश देती है, ठीक है। इस प्रकाश से धीरे धीरे आपको गर्मी भी महसूस होने लगेगी अगर आप इसके आसपास हाथ रखेंगे तो, ठीक है। जैसे हमने बताया ना, हम जलते हुए बल्ब पे अगर रखते हैं, ट्यूबलाइट पे रखते हैं तो वो गर्म होता है। हेयर ड्रायर चलाते हैं तो थोड़ी देर में हेयर ड्रायर भी मशीन उसकी गर्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हीट इन द वायर, तो ये हमारा क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट हो गया। When an electric current flows through a conductor, कंडक्टर क्या होता है, जो अपने अंदर से बिजली को प्रवाहित करने दे। Resistance covered converts a part of electrical energy into heat energy। रेजिस्टेंस क्या है, जो मैंने अभी बताया था, बीच बीच में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, वो कहते हैं हमारे में से इलेक्ट्रॉन मत पास हो, मत पास हो, मना करते हैं ना, उसको रोकते हैं ना, तो इसी वजह से क्या होती है, हीट निकलती है। एंड दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 मार्कर के लिए आ सकता है। मोर सेल्स यूज मोर करंट फ्लो एंड हैंस मोर हीट प्रोड्यूस, तो ये याद रखना है आपने। अब एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हीटिंग के जितने भी उपकरण है, अब हमने तो पढ़ा है कि तांबा जो होता है वो बिजली का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है, तो हम तांबे की तार के बजाय नाइक्रोम का तार क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो, हर बार पेपर में आता है, इसे रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। Why is the nichrome wire used for heating element instead of copper wire? नाइक्रोम की तार ही क्यों यूज करी, वो इसलिए करी क्योंकि नाइक्रोम का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा करंट सह सकता है, ठीक है, जिससे धारा बहने पर यह भारी मात्रा में ऊष्मा और गर्मी पैदा करता है। और तांबा जो होता है इतना करंट नहीं सह सकता, इसका प्रतिरोध कम होता है, इसलिए वह गर्म नहीं हो पाता। कंडक्टर तो होता है, बिजली तो प्रवाहित करता है, बट अगर ऊष्मा देने की बात आती है तो ये बात में नाइक्रोम जो होता है तांबे से बाजी मार लेता है। इसलिए हीटर की जो तार होती है उसमें हम नाइक्रोम यूज करते हैं। नाइक्रोम हैज अ हाई रेजिस्टेंस विच जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। कॉपर हैज अ लो रेजिस्टेंस एंड डज नॉट गेट हॉट। अब यहाँ पर आता है कि हमारी जो ऊष्मा निकल रही है वो किन किन बातों पर डिपेंड होती है। अभी हमने बताया कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है और हीटिंग इफेक्ट भी आता है। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट है वो किन बातों पर निर्भर करता है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड। देखो, सबसे पहला तो वो तार के पदार्थ पे करती है, ठीक है, तार का पदार्थ। यहाँ पर अगर मैं तांबा लूं या नाइक्रोम लूं, अगर मैं नाइक्रोम लेती हूँ तो मुझे ऊष्मा ज्यादा मिलती है। तार की मोटाई पर, अब मुझे बताओ कौन सी तार जल्दी गर्म हो जाएगी। ये तार है पतली, ये तार है मोटी, बताओ कौन सी गर्म हो जाएगी, पतली तार हो जाएगी। क्यों, देखो पतली तार के अंदर एटम्स पास पास होंगे, इलेक्ट्रॉन को उनसे लड़ना पड़ेगा, जाने नहीं देंगे ना उसको, जब जाने नहीं देंगे तो लड़ाई होगी तो फिर विद्युत धारा तो नहीं बहेगी। और बड़ी तार में क्या होगा, खुली जगह होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो आराम से निकल सकते हैं। तार की लंबाई पर भी डिपेंड करता है, तार लंबी होगी तो क्योंकि उसमें सर्कल बड़ा होगा तो ऊष्मा भी ज्यादा मिल जाएगी उसको। धारा प्रवाह का समय, भाई वो कितने समय के लिए धारा बह रही है, अब मैं उसको 10 मिनट के लिए बहा रही हूँ या 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए बहाऊंगी तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, हीटर अगर 1 घंटे के लिए चलेगा, कितनी देर तक करंट बहा, ये मेन है कारण, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं मटेरियल ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ द करंट फ्लो। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में।
हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ अनुप्रयोग कि हम जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो ये पढ़ रहे हैं कि ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है ये यूज कहाँ होता है। अभी हमने देखो मैग्नेटिक इफेक्ट का पढ़ा था, चुंबक बनाने में, क्रेन बनाने में, पंखा बनाने में, ठीक है सब। अब ये कहाँ यूज होते हैं? व्हाट आर द मेन एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो रूम हीटर में, ये देखो ये आपका रूम हीटर है, नाइक्रोम की तार है, हीट हो गई, कमरा गर्म हो गया। हेयर ड्रायर में, हेयर ड्रायर यहाँ पे नहीं बना हुआ, तो हेयर ड्रायर आपने देखा ही होगा, जब हम उसको सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बालों को तो उसमें से गर्म हवा निकलती है, हीटिंग इफेक्ट ही तो होता है। नेक्स्ट आता है प्रेस, ये तो आपने देखी होगी। प्रेस में जब हम ऑन करते हैं तो इसके अंदर के जो होते हैं एलिमेंट वो गर्म हो जाता है, गर्म होकर हमारे कपड़े प्रेस हो जाते हैं। गीजर में हम इस्तेमाल करते हैं, गीजर का काम क्या होता है? गर्म पानी करना, है ना, गर्म भी करना। तो इससे क्या होता है, उसमें भी एक एलिमेंट होता है जो गर्म हो जाता है, तो पानी जो जिस कंटेनर में पानी होता है वो भी गर्म हो जाता है। तो ये सारा आपका एग्जाम्पल में आ सकता है। इवन आपके टोस्टर में भी होता है बेटा हीटिंग एलिमेंट। और आजकल तो ये हॉट प्लेट सिस्टम आ गया है, इंडेन आ गया है, तो आपका क्या आता है इसमें, इलेक्ट्रिक कुकर आ गया है, हॉट प्लेट आ गया है, तो उसमें भी आपको सारे ये सब नाइक्रोम की वायर्स दिख जाएंगी। अब तक हमने इसके फायदे तो पढ़ लिए, क्या आपको लगता है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ नुकसान भी होते हैं? व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट? जी हाँ, सबसे पहला तो ऊर्जा की बर्बादी हो जाती है। किस रूप में? ऊष्मा के रूप में। ये 1 या 2 पॉइंट्स आएंगे, इसे आपने याद रखना है। उपकरण बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, चला के देखते हो तो गर्म हो जाते हैं बिजली के उपकरण। तारें भी बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, और कई बार सॉकेट जो होता है वो खराब हो जाता है, या तो गर्मी से प्लग या सॉकेट पिघल जाता है, आग लगने का खतरा रहता है। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं आजकल जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, पूरी बिल्डिंग को आग कवर कर लेती है। तो ये सब बातों का क्या है, नुकसान ही तो है ये। एनर्जी वेस्ट एज अ हीट इन वायर, ओवर हीटिंग ऑफ वायर्स एंड अप्लायंसेस, डैमेज टू द सॉकेट, प्लग्स एंड सॉकेट्स कैन मेल्ट। अब जब मेल्ट हो जाते हैं तो फ्यूज हो जाता है तो फायर हैजार्ड्स पड़ जाते हैं। इट कैन कॉज शॉर्ट सर्किट्स एंड फायर्स। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। अब हम अपने ना सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल, एक तो आपके कोर्स में है वोल्टीय सेल और एक है ड्राई सेल। तो पहले हम वोल्टीय सेल के बारे में बताते हैं। वोल्टीय सेल क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, 2 इलेक्ट्रोड्स को डाल देते हैं, उसको सर्किट से जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर वो सोल्यूशन सा डालते हैं। इसमें क्या होता है, वोल्टीय सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें इलेक्ट्रोड्स को विद्युत अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य क्या होता है, जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर ये आयंस बना लेता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना लेता है। ये किसके विलयन होते हैं? या तो ये अम्ल के होते हैं, दुर्बल अम्ल के, या फिर ये लवण के विलयन होते हैं, सॉल्ट के, क्योंकि यही इजीली कंडक्ट कर लेते हैं विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य में डूबे होते हैं। इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जो धनात्मक से, इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर धारा जाती है और इस प्रकार से सर्किट पूरा हो जाता है। तो धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होती है। ये देखो, अभी हमने जो बताए उसी को हम फिगर से समझेंगे। ये है हमारा एक बीकर है, कंटेनर है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रोड को मैंने पॉजिटिव कर दिया है और एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव कर दिया है। ठीक है, जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है एनोड, और नेगेटिव होता है कैथोड। ठीक है, अब जो बिजली प्रवाहित होती है वो करंट कहाँ से होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की होती है। बीच में लैंप सा बना रखा है, ये लैंप का साइन होता है। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर है, और उसके अंदर जो दूसरा इलेक्ट्रोड है। अब सर्किट कैसे पूरा होगा? इसके बीच में जो लिक्विड है वो है इलेक्ट्रोलाइट, यानी एक ऐसा लिक्विड जो अपने अंदर से विद्युत धारा को जाने दे। तो फिर यहाँ से यहाँ जाती, इस प्रकार से धारा यहाँ से यहाँ चली जाती है और हमारा सर्किट पूरा हो जाता है। हाउ डज अ वोल्टिक सेल वर्क? पेपर में आ सकता है 2 मार्कर के लिए। A voltaic cell is a device in which electrodes are immersed in an electrolyte. It's a weak acid or a salt solution. A chemical reaction between the electrodes and the electrolyte produce an electric current which flows from the positive terminal to the negative. तो बस इतना सा आपने याद रख लेना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम किन चीज़ों को सरलता से उपलब्ध विद्युत अपघट्य पदार्थों के रूप में ले सकते हैं। Which easily available substance can be used as a electrolyte? ठीक है, नींबू का रस, हाँ जी, आपकी किताब में भी है। नींबू के रस में हम इलेक्ट्रोड डालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पूरे सर्किट से जोड़ देते हैं तो हमारा एलईडी बल्ब जल जाता है। जानते हो क्यों नींबू के रस में होता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ लवणीय मिले होते हैं, लवण मिले होते हैं, एसिड भी तो होता है ये।
हमने क्या बताया था, या तो वो नमक का लवण का विलयन होता है या वो दुर्बल एसिड होता है। तो नींबू का रस तो हमारा एसिड है, ठीक है। लवणों का विलयन है, जैसे नमक का पानी है, सिरका है, ये भी एसिड है। नल का पानी इसलिए है बेटा, नल का पानी इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे सॉल्ट घुले होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्ट करता है, ठीक है। बट अगर अब मैं डिस्टिल वाटर लूंगी तो वो नहीं कर, आसुत जल नहीं करता। लेमन जूस, सॉल्ट सोल्यूशन लाइक सॉल्ट वाटर, विनेगर एंड टैप वाटर। अब हम दूसरे सेल की बात करते हैं। अभी हमने किसकी सेल बात करी थी, वोल्टिक सेल की। अब हम ड्राई सेल की बात करते हैं। ये तो आपके घरों में मिल ही जाएगा, आपके रिमोट कंट्रोल में होगा, आपके घर में घड़ी में होगा, आपके अलार्म के अंदर होगा ड्राई सेल, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। ड्राई सेल की संरचना क्या है और उसका उपयोग क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ ड्राई सेल। तो सबसे पहले तो उसमें देखना है कि टर्मिनल क्या होता है। एक तो होता है बेटा, इसमें हम अगली नेक्स्ट उसमें फिगर में हम देखेंगे, एक तो होता है धनात्मक टर्मिनल जो कि पॉजिटिव होता है, एक होता है ऋणात्मक टर्मिनल जो कि होता है नेगेटिव। अब ये धातु की टोपी वाला कार्बन की छड़ होती है ऊपर, अगर हम कोई भी सेल को देखेंगे तो उसके ऊपर एक टोपी सी बनी होती है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अंदर की ओर जो होता है ना, ये जो अंदर की ओर होता है दैट इज जिंक का पात्र होता है जो कि एक ऋणात्मक टर्मिनल है, ठीक है। तो हमें बिजली कहाँ से प्रवाहित होती है, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। विद्युत अपघटीय पदार्थ क्या होता है, दोनों के बीच में एक गाढ़ी नम पेस्ट होती है। तो पॉजिटिव और इसके बीच में एक पेस्ट सी भरी होती है जो उससे क्या करती है, हमें सर्किट को पूरा करने में मदद करती है। और उपयोग क्या है, एक ही बार में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अगर सेल का केमिकल जो है वो खत्म हो जाता है तो हमें सेल वेस्ट हो जाते हैं, हमें वो फेंकने पड़ जाते हैं, उपयोग के बाद निस्तारण करना पड़ता है। पॉजिटिव टर्मिनल कार्बन रोड विद अ मेटल कैप, नेगेटिव टर्मिनल जिंक कंटेनर। इलेक्ट्रोलाइट का एक थिक मॉइस्ट पेस्ट होती है जो कि इसके बीच में होती है। अभी हम चित्र से समझेंगे। यूज क्या है, यूज एंड थ्रो है, भाई आपने सेल लिए, लगाए, खत्म हो गए तो दूसरे सेल लेने पड़ते हैं। डिस्पोज ऑफ आफ्टर अ सिंगल यूज। देखो अब इस फोटो को आप अपनी कॉपी में भी बना लें और अच्छी तरह से समझ लें। ये तो बाहर से दिख रहा है, ये तो आपको दिखता होगा, ये है पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये मेटल की कैप है, ठीक है, और ये है कार्बन की छड़, कार्बन की रोड, ठीक है। अब ये जो है ये है जिंक कंटेनर, ये जो होता है ये जिंक कंटेनर होता है, और इसके अंदर जो होती है वो भरी होती है पेस्ट। तो कई बार पेपर में बनाना आ सकता है, तो इसे आप अच्छी तरह से देख ले और बना ले अपनी कॉपी में। अब अगला क्वेश्चन आता है, सेल और बैटरी विद्युत धारा कैसे उत्पन्न करते हैं। हाउ डू सेल एंड बैटरी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। सेल और बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कारण विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। सिंपल लिखना है कि केमिकल रिएक्शन होती है बस। A cell and battery are devices that produce electric current due to the chemical reaction occurring within them. अब सेल तो हमने थ्रो कर दिए, क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है, क्या कोई रिचार्जेबल बैटरीज देखी हैं आपने कभी, ऐसी ग्रीन कलर के कवर होते हैं उनके, और आपके कैमरे में लैपटॉप्स होते हैं उनमें लगा होता है, इन्वर्टर्स में लगे होते हैं रिचार्जेबल बैटरीज। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। कैन रिचार्जेबल बैटरी बी रीयूज बाय चार्जिंग देम। पुनः आवेशनीय बैटरियों को आवेशित करके पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहला तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका फ़ोन। आपका फ़ोन आप यूज़ करते हो, थोड़ी देर के बाद फ़ोन की बैटरी खत्म होने लगती है, आप क्या करते हो, उसको सॉकेट से जोड़ देते हो, उसको रिचार्ज कर देते हो। कौन सी बैटरी होती है बेटा, उसमें लिथियम के आयंस होते हैं, बट ये ओवर चार्ज होने से फट भी सकती है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। हाँ, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी है, रिचार्ज को पुनः आवेशित करके उपयोग में लाने से कचरा अपव्यय कम होता है, पैसे और समय की बचत होती है, बार बार हमें सेल नहीं खरीदने पड़ते, टाइम नहीं लगाना पड़ता। रिचार्जिंग एंड रीयूजिंग बैटरीज रिड्यूस वेस्ट एंड सेव बोथ मनी एंड टाइम। अगला है, ये आप कहाँ यूज़ करते हो, रिचार्जेबल बैटरी का प्रयोग कहाँ है। वेयर आर द रिचार्जेबल बैटरीज यूज। घड़ियों में यूज़ करते हो बैटरी, रिचार्ज हो जाती है, फ़ोन में है, लैपटॉप है, टैबलेट में है, इन्वर्टर में है, इन वॉचेस, क्लॉक्स, फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स इन इन्वर्टर्स। अब यहाँ पर आप देख लो कहाँ पर, मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज, ये देखो ये साइन आता है ना जब आप चार्ज करते हो। लैपटॉप्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी होती है, आपने देखा होगा जो आजकल ईवी के जो व्हीकल्स हैं उनको चार्ज किया जाता है, ठीक है। कॉर्डलेस पावर टूल्स होते हैं, उनमें उनको भी चार्ज किया जाता है। इमरजेंसी लाइट होती हैं, चार्ज करके रख देती हैं, जब घर में कभी लाइट चली जाती है तो हम यूज़ करते हैं उसे। सोलर एनर्जी के स्टोरेज सिस्टम होते हैं, तो इस प्रकार से हम रिचार्जेबल बैटरीज बना के नहीं यूज़ करते हैं। हाँ जी, अब हम आते हैं अपनी बैक एक्सरसाइज पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। द सोल्यूशन यूज इन वोल्टिक सेल इज कॉल्ड। वोल्टिक सेल में याद करो हमने क्या डाला था, बीच में हमने डाला था विद्युत अपघटीय द्रव, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट,
अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक, जब हम एक कॉइल विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं, करंट प्रवाहित होता है तो क्या होता है, बिहेव लाइक अ मैग्नेट। एक धारावाही कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट हम आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ड्राई सेल आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू द वोल्टिक सेल। ड्राई सेल जो होते हैं वो शुष्क सेल वोल्टीय सेल की तुलना में कम सुहावे होते हैं। गलत है बेटा, शुष्क सेल तो हम अपने बैग में डाल के भी कहीं ले जा सकते हैं, वोल्टिक सेल को जरा उठाना मुश्किल हो जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ कॉइल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो बात सही है, कॉइल तभी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है जब उसके अंदर करंट बजता है। स्विच को ऑन करते हैं तभी घंटी बजती है, तो ये बात सही है। कुंडली तभी विद्युत चुंबक बनती है जब कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग अ सिंगल सेल अट्रैक्ट मोर पेपर क्लिप देन अ सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट विद अ बैटरी ऑफ 2 सेल। अब बताओ, 2 सेल लगा रखा है तो वो ज्यादा नहीं करेगा पेपर क्लिप को बजाय कि 1 सेल से, है ना। तो हमने बताया था उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ जाता है, तो ये तो आ जाएगा आपका फॉल्स। 1 सेल के उपयोग से बना विद्युत चुंबक 2 सेलों की बैटरी से बने उस विद्युत चुंबकीय की अपेक्षा लोहे के क्लिप को अधिक आकर्षित करता है, ज्यादा आकर्षित करता है, तो ये हो गया असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ नाइक्रोम वायर। याद करो नाइक्रोम वायर हमने हीटर के लिए इस्तेमाल करी थी। फॉर ए शॉर्ट टाइम, किसी नाइक्रोम के तार में अल्प समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तार गर्म हो जाता है, द वायर बिकम वार्म। हाँ जी, तार गर्म हो जाता है। अब मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड। ये भी सही, हमने दोनों चीजें पढ़ी थी। जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो एक तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसका मतलब मैग्नेटिक जो कंपास होगी वो डिफ्लेक्शन दिखाएगी। दूसरा, तार भी गर्म हो जाती है क्योंकि हीटिंग इफेक्ट भी होता है। तो पूछ रहा है कि क्या ये दोनों सही हैं? हाँ जी, हमारे दोनों ही सही हैं। अब अगला आता है, आपको मैच करने हैं, तो यहाँ मैंने सीधा मैच करके लिखा हुआ है। वोल्टिक सेल क्या होती है? इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रिक आयरन क्या करती है, जिसे हम प्रेस कहते हैं, वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करती है। नाइक्रोम वायर क्या करती है, बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर्स, हीटर्स के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, यानी कि विद्युत चुंबक, इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज नाइक्रोम वायर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। सामान्यतः विद्युत तापन युक्तियों में नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। क्यों? आ सकता है, ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नाइक्रोम वायर हैज अ हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, मैंने बताया था हाई रेजिस्टेंस होती है, हीटिंग इफेक्ट भी इसका ज्यादा होता है। प्रोड्यूस मोर हीट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। ये तो बेटा आप रट लेना, आ सकता है पेपर में। नाइक्रोम तार का प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस जैसे कि रूम हीटर है या इलेक्ट्रिक हीटर्स है कंसिडर्ड मोर कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड सच एज बर्निंग वुड और चारकोल और गिव रीजंस। अब आपने देखा होगा, अगर हम अपने कमरे को गर्म करना चाहते हैं तो हम कोयला और लकड़ी जलाने के बजाय हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्यों इको फ्रेंडली है, पर्यावरण से देखा जाए तो ये क्यों अच्छा है? विद्युत तापन युक्तियां जैसे कि विद्युत कक्ष तापक या विद्युत हीटर को पारंपरिक तापन विधियों जैसे कि लकड़ी चारकोल जलाना की तुलना में अधिक सुविधाजनक माना जाता है। कारण बताएं। डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड ऐश। सबसे पहला तो यही है कि लकड़ी जलाने पर जितना धुआं और वो मिलता है वो आपको हीटर से नहीं मिलता, धुआं और राख नहीं निकलती है, तो सफाई करनी पड़ती है। दूसरी बात, दे कॉज लेस एयर पोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ना जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसमें से बेटा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है, तो वायु प्रदूषण इसमें कम होता है। दे आर इजी एंड सेफ टू यूज, ठीक है, बट यह बिजली है तो ध्यान से तो यूज करना ही है, उपयोग करना आसान है और सुरक्षित है। और टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल। देखो आग जलाई, लकड़ी जलाई, कोयला जलाया, हम टेम्परेचर थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम हीटर में तो कर सकते हैं ना, तो ताप को नियंत्रित किया जा सकता है। अब ये देखिए आपकी किताब का ही एक चित्र है, उस पर आधारित ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है, इफ द कंपास नीडल केप्ट नियर द कॉइल, अगर मैं यहाँ पर देखो ये मेरा सर्किट है, ये है प्लस, ये है माइनस, तो बिजली कहाँ से प्रवाहित होगी? प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, सर्किट ऐसे बनेगा। इफ द कंपास नीडल केप्ट नियर द कॉइल गेट डिफ्लेक्टेड, इसका मतलब बिजली प्रवाहित हो रही है और ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। डिफ्लेक्शन दिखा रहा है जैसे नॉर्थ एंड साउथ की ओर रहना था, अब ये इस तरफ आ गया है ना। शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का पथ दर्शाने हेतु आरेख पर तीर का निशान बनाइए। हमने बना दिया तीर का निशान। करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू द कॉइल टू द नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ देखो यह है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, तो करंट कहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा, ठीक है। धारा बैटरी के धनात्मक सिरे से निकलकर कुंडली से होती हुई ऋणात्मक सिरे तक जाती है।
अच्छा एक और है इसमें, एक्सप्लेन व्हाई द कंपास नीडल रोटेट्स व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। भाई जैसे मैंने इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित किया, कंपास नीडल रोटेट करने लगी, क्यों भाई? ये तो आपको पता चल गया है। स्पष्ट कीजिए कि कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दिक्सूचक सुई क्यों घूमती है। भाई करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द सॉइल, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है विच डिफ्लेक्ट द कंपास नीडल। कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र बनता है जिससे दिक्सूचक सुई विक्षेपित हो जाती है। चलिए एक और प्रश्न है इसी पर ही, प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द डिफ्लेक्शन इफ द बैटरी टर्मिनल्स आर रिवर्स। बैटरी के टर्मिनल्स उल्टे कर देते हैं, उल्टे करने से क्या होगा? विक्षेपण का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आप बैटरी के सिरों को उल्टा कर देते हैं? तो अगर हम बैटरी के सिरों को उल्टा कर चित्र से समझते हैं, सपोज यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं तो धारा ऐसे बह रही है, जब धारा ऐसे बह रही है तो ये साइन भी रिवर्स हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल रिवर्स, सो द कंपास नीडल विल ऑल्सो डिफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। बता दिया मैंने कि वो डायरेक्शन उसकी बदल जाएगी तो कंपास नीडल की भी डायरेक्शन बदल जाएगी, विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगी, इसलिए दिक्सूचक सुई भी विपरीत दिशा में विक्षेपित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस, क्या होगा इफ द आयरन नेल इनसाइड द कॉइल रिमूव्ड, विल द कॉइल स्टिल डिफ्लेक्ट द कंपास नीडल। अब मैं उसके अंदर से आयरन नेल को निकाल देती हूँ बाहर, ठीक है। याद करो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक आयरन नेल थी और कॉइल के अंदर लगी हुई थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आयरन नेल को बाहर निकाल दिया। इफ यस विल द डिफ्लेक्शन विल बी ग्रेटर और स्मॉलर। मैंने बताया था बेटा आपको कि जब इस कॉइल के अंदर आयरन नेल को डाल दिया जाता है, ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। तो ये जो आयरन नेल होती है ना, इसकी मैग्नेटिक करंट को दुगना कर देती है। क्यों दुगना कर देती है? क्योंकि वो खुद भी आयरन से बनी हुई है। तो इस लूप का तो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, प्लस आयरन का भी मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, क्योंकि आयरन भी तो मैग्नेट से आकर्षित होता है, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आयरन नेल को निकाल दूंगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आयरन नेल को तो मैंने निकाल दिया है, तो वो कम पेपर क्लिप्स को अटैच करेगी। चलिए हिंदी में समझते हैं, क्या होगा अगर कुंडली में से लोहे की कील निकाल दी जाती है? क्या कुंडली अभी भी दिशा सूचक सुई को विक्षेपित करेगी? हाँ करेगी तो सही। यदि हाँ तो क्या विक्षेपण पहले की तुलना में अधिक होगा या कम होगा? कम होगा। यस द कंपास नीडल विल शो द डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड नहीं आएगा इसमें, बट इट विल बी लेस। डिफ्लेक्शन जो होगा वो कम होगा बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड बिकम वीकर विदाउट आयरन नेल। हाँ दिक्सूचक सुई विक्षेपित तो होगी, लेकिन वो पहले की तुलना में कम होगी क्योंकि लोहे की कील हटाने से चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो गया था। नेक्स्ट, सपोज ये जो पार्ट है उसमें एक स्टोरी है कि जो सुमना है उसने एक वो बनाई हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन बनाई हुई है जिससे वो उठाती है सामान, ठीक है। अब उसने क्या किया, सुमना ने फॉरगेट टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब उसने अपना जो सेल से जोड़ा हुआ था उसको वो स्विच ऑफ करना भूल गई। आफ्टर सम टाइम द आयरन नेल कैन नॉट लिफ्ट पेपर क्लिप्स। आयरन नेल जो थी जो उसने अंदर डाली हुई थी कॉइल के चारों ओर, जो कॉइल के अंदर जो आयरन नेल थे वो पेपर क्लिप्स को नहीं उठा पाई। ऑल्दो द वायर बाउंड अराउंड इट इट्स स्टिल वार्म। जबकि वायर जो उसके चारों लपेटी हुई थी वो गर्म थी। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाई डिड द इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप लिफ्टिंग द क्लिप्स। इसको रीजन दे दो। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्या है क्वेश्चन? क्या है? अध्याय के आरंभ में उल्लेखित कहानी में यदि सुमना जो होती है उत्पादक विद्युत चुंबक प्रदर्श, यानी कि वो जो लिफ्टिंग क्रेन जो होती है उसकी, ठीक है, जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको क्रेन बनाते हैं, विद्युत चुंबक बनाते हैं, ठीक है, का स्विच ऑफ करना भूल गई है। कुछ समय के बाद वो क्लिप्स नहीं उठा पा रही उसकी क्रेन, जबकि उसके तार अभी भी गर्म है। तो उसका संभावित कारण क्या होगा? अरे भाई तुम स्विच को ऑफ करना भूल गए। तो अब विद्युत धारा तो तभी बहेगी ना जब वो सेल के अंदर केमिकल रहेगा। अगर सेल का केमिकल ही खत्म हो गया तो क्या होगा? देखो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है कि द बैटरी में हैव बिकम वीक। यही मैंने आपको कारण बताया, बैटरी कमजोर हो गई होगी, सेल का जो उसकी चार्ज खत्म हो गया होगा या डिस्चार्ज हो गया होगा, बैटरी कमजोर या डिस्चार्ज हो गई होगी। दूसरा कारण क्या होगा? दूसरा कारण हो सकता है उसके तार ढीले हो गए हो, स्विच ऑन ऑफ वाला स्विच जो है वो खराब हो गया हो। देर में भी लूज कनेक्शन होगा, तभी परिपथ पूरा नहीं होगा, नहीं उठा पाएगा वो करंट नहीं फ्लो करेगा तो वो मैग्नेट नहीं बन पाएगा। तीसरा क्या है, कुंडली में पर्याप्त विद्युत धारा प्रवाहित सफिशिएंट नहीं प्रवाहित हो रही होगी जो उसको उठा पाए। सफिशिएंट इलेक्ट्रिक करंट मे नॉट बी फ्लोइंग थ्रू द कॉइल।
अब ये एक सिचुएशन दे रखी है आपके बुक में और उसमें पूछा गया है इन दोनों में से किस में एलईडी बल्ब चलेगा। आपको पता है एलईडी का ये निशान होता है, ये वाला एलईडी में जब करंट फ्लो करते हैं ना, जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उसको इस तरह से दिखाते हैं और इस तरह से उसकी डायरेक्शन बनाते हैं करंट फ्लो के की और लाइट के जलने की। ठीक है, अब उन्होंने ये पूछा है कि बताइए किस में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी। तो हमने देखना है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन सा है। इसमें क्या है, नींबू का रस। हमें पता है नींबू का रस जो होता है इसमें आयंस होते हैं, प्रवाहित हो जाएगा। या लवणों का विलयन होता है या नींबू का रस होता है या कोई भी अम्ल होता है। ये क्या है, शुद्ध जल। शुद्ध जल में कोई भी आयंस पॉजिटिव नेगेटिव के नहीं होते, तो अगर सर्किट ये भी बना तो वो पूरा नहीं हो पाएगा ऐसे। ठीक है, द एलईडी विल फ्लो इन फिगर 8 बिकॉज लेमन जूस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नींबू का रस विद्युत का चालक है। अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन। क्या है, हमारे पास 4 कॉइल्स हैं। अभी किसकी कॉइल है, एक लोहे की है, एक तांबे की है, एक एल्युमिनियम की है, एक नाइक्रोम की है। ठीक है, सबको हमने सर्किट से जोड़ रखा है। अब क्वेश्चन क्या है, मेड ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड नाइक्रोम। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस, इन सब को इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ रखा है थ्रू देम। इन विच सर्किट विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन। अब मुझे बताओ, अगर मैंने ये चारों दिखा रखी हैं आपको, मुझे बताओ कंपास नीडल किस में डिफ्लेक्शन दिखाएगी। उसमें दिखाएगी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अब ये सारे ही मेटल्स हैं, सारे मेटल्स हैं। सभी मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, नाइक्रोम की बनी एक जैसी आकृति और आकार की 4 कुंडलियां। अब इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दिक्सूचक सुई किन परिपथों से विक्षेपण दिखाएगी। द कंपास नीडल विल शो डिफ्लेक्शन इन ऑल 4 सर्किट्स बिकॉज ऑल दीज मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिक्सूचक सुई सभी चारों परिपथों में विक्षेपण दिखाएगी क्योंकि ये सभी पदार्थ विद्युत के चालक हैं। और इसके साथ ये वाला चैप्टर होता है फिनिश। होप सो आपने सारे क्वेश्चन आंसर्स उतार लिए होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।